Hello students, good morning everybody. हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन की क्या कंडीशन होती है। उसमें हम लोगों ने आपने ये सीखा था कि आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए एक एटम्स की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बहुत कम होनी चाहिए, दूसरे की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा एटम इलेक्ट्रो निगेटिव होना चाहिए, तो उसमें आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अभी ये हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी देखा था कि लिथियम क्लोराइड, उसमें आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, तो हमने बोला था उसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ने के बाद में पढ़ेंगे, एक फाजान्स रूल उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो निगेटिव एटम्स के बीच में आयनिक बॉन्ड बनते हैं। दूसरा ऐसा देखा गया कि आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट दो एटम के बीच की जो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होती है उनका डिफरेंस एटलीस्ट 1.9, और किसी बुक्स में हमने देखा है, वो भी बुक्स अच्छी बुक्स थी, उसमें भी हमने देखा 1.7 और सॉरी 1.8 हमने देखा, और कुछ बुक्स में हमने 1.7 देखा। तो आप इसे दोनों ही दिमाग में रख लीजिए, 1.7 और 1.8 इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। यदि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस दो एटम्स के बीच की 1.7 से जितनी ही अधिक होगी उसका कैरेक्टर आयनिक उतना ही ज़्यादा होगा। और यदि दो एटम्स के बीच की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से जितना ही कम होगी उसकी नेचर उतना ही ज़्यादा कोवैलेंट होगा। तो हम लोग आयोनिक के नेचर किसी भी मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड बने हैं उनका आयोनिक नेचर क्या है, कितना ज़्यादा है, कोवैलेंट नेचर कितना ज़्यादा है, इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस जानने के बाद भी डिसाइड कर सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल कितना ज़्यादा कोवैलेंट है, कोई मॉलिक्यूल कितना ज़्यादा आयनिक है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में यह भी पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स और आयनिक मॉलिक्यूल ये चल रहा था। उसमें आपने देखा था कि कोई भी सब्सटेंस का जो आयनिक सब्सटेंस है उसे वाटर में डाल देते हैं तो वो टू अपोजिट आयंस में डिसोसिएट हो जाती हैं, फिर वो दो आयंस जो होते हैं वो हाइड्रेटेड हो जाता है और वही हाइड्रेटेड आयन मूवेबल होता है एक्वस सॉल्यूशन में। और ये हाइड्रेटेड आयन मूवेबल होने के कारण वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स को निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जो है कैथोड से एनोड वो कैरी करता है, और जिसके कारण एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो कंडक्टर हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने यह भी डिस्कस किया था कि कोई हमारे पास दो आयनिक मॉलिक्यूल है, उन दोनों का एक्वस सॉल्यूशन सेपरेटली बनाया गया है और हमसे क्वेश्चंस कहा जाए, पूछा जाए कि इस दोनों में से कौन से ज़्यादा कंडक्टिंग नेचर के होंगे, कौन ज़्यादा करंट को कंडक्ट करेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो कि आयंस जो कि उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं वो करती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है एक ये मान लीजिए कैथोड टू एनोड, वो डिपेंड करता है कि कितने आयंस उसमें प्रेजेंट हैं और कितनी स्पीड से वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं कैथोड टू एनोड।
तो इस बात से हम लोग पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होने पर भी कंडक्टिंग नेचर ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो ग्रेटर एक्सटेंट में होगा। दूसरा, यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्टेशन कम होगा तो ऐसा कहेंगे कि उसकी कंडक्टिंग नेचर कम है। और ट्रांसपोर्टेशन इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि नंबर ऑफ आयन ज़्यादा होने से भी ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा हो जाएगा। दूसरी बात, आयन्स उतने ही हो लेकिन यदि मूवमेंट उनका बढ़ जाता है तो भी ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होगा। तो these are the two factors that decides about the how the aqueous solution of any one ionic solid is conducted in nature. ओके, तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसके बाद आगे। थोड़े से एक मिनट, ओ एक मिनट, मैं थोड़ा सा चाय पी ले रहा हूँ थोड़ा सा। तो मैं बात कर रहा था कि कौन से आयनिक मॉलिक्यूल का, आयनिक सब्सटेंस का aqueous सॉल्यूशन ज़्यादा कंडक्टर होगा, कौन कम होगा, ये आपने सीख लिया था। नेक्स्ट है एक बात बच्चों के दिमाग में आती है कि कोई भी आयनिक सब्सटेंस को जब वाटर में ऐड करते हैं तो वो आखिरकार दो अपोजिट आयंस में वो डिसोसिएट क्यों हो जाते हैं, ऐसा वो सोचते हैं। तो डिसोसिएट क्यों हो जाते हैं उसके मेनली जो रीजन है वो दो रीजन है। पहला रीजन हम लोग देखते हैं, लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। दो बात होती है, फर्स्ट पॉइंट होती है, एक है लैटिस एनर्जी और अदर इज हाइड्रेशन एनर्जी। ये दो चीज है। अब ये जो दो एनर्जी है, लाइटिस एनर्जी, वो लाइटिस एनर्जी क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आपने आयनिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया, तो आयनिक सब्सटेंस गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन से बनते हैं। तो आयनिक सब्सटेंस के जब फॉर्मेशन होते हैं तो आपने देखा था कि बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक in नेचर होता है। तो 1 मोल आयनिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन इसके गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन से जब होता है 1 मोल का होना चाहिए, तो उसमें जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो उसको लैटिस एनर्जी कहते हैं। दूसरी बात, आपके पास 1 मोल आयनिक सब्सटेंस, उसमें जो बॉन्ड प्रेजेंट है उसको ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है वह भी उसका लैटिस एंथैल्पी कहलाता है। यानी लैटिस एंथैल्पी यानी ये जो जितनी एनर्जी आपको ब्रेक करने में लगी उतनी एनर्जी तो रिलीज होगी ना जब वो बनी होगी। तो बात आ रही समझ? तो बॉन्ड को ब्रेक करने में, ठीक है, या बॉन्ड 1 मोल 1 मॉलिक्यूल्स 1 मोल बनाने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है या बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो उसका लैटिस एंथैल्पी के इक्वल इक्विवेलेंट होता है। लेकिन जब बॉन्ड आप बना रहे हैं, जैसे 1 मोल आयनिक सॉलिड बना लिया आपने, एनर्जी रिलीज हुई, तो अभी लैटिस एनर्जी इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, और दूसरा बोलते हैं डिसोसिएशन ऑफ लैटिस एनर्जी। लेकिन दोनों तो ये ऐसा कैसे मैग्नीट्यूड में तो दोनों बराबर ही होते हैं ना, तो इसको ऐसे दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द amount of energy required to break the bonds which are present in 1 mole of an ionic solid into its gaseous cation and anion is called dissociation enthalpy और dissociation lattice energy, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है। तो
ये लैटिस एनर्जी, तो हम लोग ये देखा जाता है कि लैटिस एनर्जी ग्रेटर देन हो हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे, वो सब्सटेंस उसमें सॉल्युबल नहीं हो सकता है। दूसरा कंडीशन, लैटिस एनर्जी लेस देन हो हाइड्रेशन एनर्जी, तो ये सब्सटेंस सॉल्युबल होगा। एक तो ये लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होगा, कोई सब्सटेंस सॉल्युबल है या नहीं है उसके लिए। दूसरा रीजन, ये फर्स्ट ये रीजन होगा। दूसरे रीजन है कि ये जो वाटर होता है, वाटर की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वाटर की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ही हाई होती है, और कितनी होती है, 82 यूनिट होती है। अब लोगों को ऐसा चलता है कि सर जी ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। भैया उसको समझिए, मैं समझा रहा हूं, उसको समझिए। किसी भी लिक्विड में, ठीक है, जब आप किसी दूसरे सब्सटेंस को डालते हैं तो उस लिक्विड में, ठीक है, जिस सब्सटेंस को आपने डाला, जैसे मान लिया NaCl को आपने डाला, तो NaCl में Na कटायन है और क्लोरीन एनाइन के फॉर्म में, आपने इसको वाटर में डाल दिया। तो वाटर भी तो पोलर नेचर का होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है। तो वाटर का जो निगेटिव पार्ट है यानी ऑक्सीजन, सोडियम को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और क्लोरीन निगेटिव है ऑलरेडी, तो वाटर का पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन इस क्लोरीन को अट्रैक्ट करता है, दोनों अपोजिट साइड में अट्रैक्ट किए, जिसके कारण सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे थे, वो जितने ही ज्यादा फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेंगे, उसकी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगी ना धीरे धीरे। तो किसी लिक्विड में, ठीक है, किसी लिक्विड में, ठीक है, जो आयनिक सॉलिड आपने डाला, तो उनके बीच के जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसी मॉलिक्यूल में, उसको डिक्रीज करने की जो एबिलिटी होती है, रिड्यूस्ड करने की जो एबिलिटी होती है, उसे ही उस लिक्विड के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। सिंपल सा इतना समझिए। वाटर में ये प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए वाटर में अधिक से अधिक सब्सटेंस को आप डिजॉल्व कर देते हैं, यही रीजन है। और ऐसा भी कहा जाता है वाटर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। क्यों भाई, इसीलिए कि इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ही ज्यादा होता है। अब इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 82 यूनिट हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, जब आप किसी मॉलिक्यूल को आपने उसमें डाल दिया, तो उनके बीच में जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस है, जो बॉन्ड बने हुए हैं उस मॉलिक्यूल में, जो एटम्स को बाइंड करके रखे हुए हैं, उसको जितना भी हो उसको 82 टाइम्स उसको वीक कर देता है। मैं भी सोच लीजिए, अब जब वीक कर गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उन्हें जो फोर्स थे जो कि पार्टिकल्स को बाइंड करके रखे थे, वो यदि कमजोर हो जाएगा, तो भाई ये जब कमजोर हो जाएगा तो आसानी से ब्रेक हो जाएगा ना। तो डी टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, भी वाटर में जो सब्सटेंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिजॉल्व हो जाते हैं, इसलिए इसे गुड सॉल्वेंट कहते हैं, यहाँ तक कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी लोग करते हैं। तो ये होगा। नेक्स्ट तीसरा जो फैक्टर है, तीसरी बात कि एक होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी, इसके बारे में भी आपने पढ़ा नहीं, आप पढ़ोगे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी। यदि कोई सब्सटेंस है जिसमें वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी, तो भी वो डिजॉल्व हो सकता है। यानी ये तीन बातें हैं, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी यदि बना लेते हैं तो वो डिजॉल्व हो जाएंगे। दूसरा, लैटिस हाइड्रेशन एनर्जी यदि ग्रेटर हो जाएगा लैटिस एनर्जी से, तो फिर वो डिजॉल्व हो जाएगा। सो दिस वेयर द सम important conditions for dissolving any one substance into water, right? तो
तो नेक्स्ट अभी हम लोगों ने यहाँ देखा कि लैटिस एनर्जी। तो ये जो लैटिस एनर्जी है, इस लैटिस एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए, लैटिस एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए बॉर्न नामक साइंटिस्ट ने, बॉर्न हैबर नामक साइंटिस्ट ने एक साइक्लिक मेथड दिया, साइक्लिक मेथड दिया। क्या के लिए दिया ये साइक्लिक मेथड बॉर्न हैबर ने? टू फाइंड आउट द लैटिस एनर्जी ऑफ आयोनिक सॉलिड, जिसे ये बॉर्न हेबर साइकिल कहते हैं। यानी किसी आयनिक सॉलिड की यदि हमें लैटिस एनर्जी निकालनी है तो उसे निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? बॉर्न हेबर साइकिल, और उससे हम लोग लैटिस एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमने देखा आयनिक सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ वो डिजॉल्व क्यों हो जाते हैं, क्या होते हैं, ये हमने इसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ रखा था। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। फर्स्ट आप लोग लिख लीजिए, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। यानी इससे पता चला ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। अब यह बात आती है कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कहाँ हो सकता है? तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग ऐसा है कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एंड इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स के बीच में शेयरिंग ज्यादा से ज्यादा होता है। शेयरिंग यहाँ पर होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स। दूसरी बात, दो एटम्स हैं हमारे पास और दोनों की यदि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी भी सेम है तो फिर शेयरिंग होगा। तो फर्स्ट कंडीशन, शेयरिंग विल टेक्स प्लेस इन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम्स। सेकंड, शेयरिंग विल टेक्स प्लेस इन बिटवीन टू सिमिलर इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम्स। अब यहाँ पर तो वो बात हो गया कि शेयरिंग कहाँ कहाँ हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हो, एक हाइड्रोजन है हमारे पास, ये दूसरा हाइड्रोजन है, बताइए दोनों की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सेम, यानी यहाँ क्या होगा? शेयरिंग होगा। और इसमें इसके एक इलेक्ट्रॉन है, इसके एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसका नियरेस्ट नेट गैस हीलियम, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 2, तो क्या करेंगे? इसे भी 2 बनाने, इसे भी 2 बनाने, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेंगे। अब ये क्या हो गया? यह भी हीलियम जैसे बन गए, यहाँ भी हीलियम जैसे बन गए। तो यहाँ ये जो शेयरिंग से बना, तो ये जो बॉन्ड होते हैं, दिस वन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। अब यानी कोवैलेंट बॉन्ड, अब देखिए यहाँ पर ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है, कभी कभी कुछ एटम्स होते हैं जो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, कुछ एटम्स होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करते हैं, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया हाइड्रोजन में, तो सिंगल बॉन्ड बनाया। नेक्स्ट आप ऑक्सीजन लेते हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसे भी 2 चाहिए, इसे भी 2 चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, दोनों की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सेम है, राइट, दोनों इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम भी हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? शेयरिंग। कितने इलेक्ट्रॉन? 2, इसे 2 चाहिए, इसे 2 चाहिए, तो जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं। इसे 2 की रिक्वायरमेंट है, इसे 2 की रिक्वायरमेंट है, तो कॉमन रिक्वायरमेंट 2 2 की हो गई, तो ये 2 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे। अब इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, और इस तरह से एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नाइट्रोजन। इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, इसे 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसे भी 3 की जरूरत है, ठीक है, यानी कॉमन रिक्वायरमेंट 3 की होगी, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करा दीजिए यहाँ ऐसा। इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, और इस नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं,
यानी कोवैलेंट बॉन्ड, यदि 1 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग होता है तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड। यानी कोवैलेंट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर इन्वॉल्व्ड इन शेयरिंग, राइट। तो ये हमने देखा कि कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह बनते हैं और उसमें किस तरह के एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है, जैसे अब हम लोग देखते हैं कि इसमें दो तरह के होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और दूसरे होते हैं नॉन पोलर। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड दो तरह के होते हैं, एक पोलर कोवैलेंट और दूसरे नॉन पोलर कोवैलेंट। अब ये पोलर कोवैलेंट और नॉन पोलर कोवैलेंट दोनों को हम लोग एक एक कर करके स्टडी करते हैं। ये पोलर कोवैलेंट और नॉन पोलर कोवैलेंट में एक एक पहले देखते हैं पोलर कोवैलेंट। चलिए इसको तो पहले हम लोग पोलर वाले को देखते हैं। पोलर, सबसे पहले तो आपने देख लिया कि कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, राइट। शेयरिंग कैसे होता है? जब दो एटम्स की रिक्वायरमेंट कॉमन हो तो वहां शेयरिंग हो जाता है, ठीक है। जैसे तो अब हम लोग पोलर को देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक ये हाइड्रोजन है, यहाँ हमने क्लोरीन लिया, यह गैस है, यह भी गैस है, दोनों ही नॉन मेटल्स है, ठीक है। अब नॉन मेटल, ठीक है। नॉन मेटल के बीच में कैसा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे? शेयरिंग से। कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा वो डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स की कॉमन रिक्वायरमेंट है। तो पहले चलिए डिसाइड कीजिए, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1। इसे और कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1। इसे और कितने की जरूरत है? 1। तो दोनों का रिक्वायरमेंट सेम, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे। अब इसके पास 7 थे, तब बच गए कितने? 6। इसके पास कुछ नहीं, तो अब इस तरह से ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लिए। लेकिन यहाँ पर एक बात देखने की है, ये कोवैलेंट बॉन्ड तो बन गए, वेरी गुड, लेकिन इन दोनों में इसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा है और इसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम है। अब इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होता है? आपने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में पढ़ा होगा। किसी एलिमेंट में बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, यानी वह इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, वह इलेक्ट्रॉन पेयर को जो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होते हैं उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जितनी एबिलिटी होती है उसे ही उस एटम्स की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। और यहाँ इसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा है इससे, और तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा है इसका मतलब है कि इसको अट्रैक्ट करेगा बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? यही तो है बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही तो है। अब ये बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर ज्यादा। तो एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो एटम्स है इसके भी एक न्यूक्लियस है, ये जो एटम है इसके भी एक न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस इसको भी अट्रैक्ट करता है, इसके न्यूक्लियस भी इसको अट्रैक्ट करता है, लेकिन इसमें अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा है। तो क्या होता है कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो दोनों एटम्स की न्यूक्लियाई की जो मिडिल लाइन होती है, जैसे ये मिडिल लाइन मान लेते हैं कि है, यहाँ से थोड़ा क्लोरीन की ओर ज्यादा डिस्प्लेस्ड हो जाता है, इधर चला आता है। अब इधर गया
तो इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और इस पे थोड़ा सा निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब ये जो चार्ज डेवलप हो गया पॉजिटिव और निगेटिव, अब वो मैग्नीट्यूड में कितना ज्यादा होगा वो डिपेंड करेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो वह किस एटम की ओर, ठीक है, मिडिल लाइन से, ठीक है, जो दोनों एटम्स के जिनके बीच में शेयरिंग हुआ उनके न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, मिडिल लाइन है, उससे यानी कि सेंटर लाइन से मिडिल लाइन से वो कितना ज्यादा किसी एक एटम की ओर डिस्प्लेस्ड है। अब आप देखिए इसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा था तो इस जो सेंटर था उससे इधर थोड़ा डिस्प्लेस था। इसकी आप इलेक्ट्रॉन निगेटिव कोई ऐसा आइटम से लिया, मान लिया फ्लोरीन ला कर रख दे क्लोरीन की जगह पर, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी तो और ज्यादा। जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ, जैसे यहाँ हमने ले लिया H और F ले लिया। चलिए अब ये सेंटर लाइन मान ली यहाँ पर, तो ये इसमें तो भाई खींचने की पावर और भी ज्यादा है ना इसके इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, ये यदि लाइन के इतना नजदीक था तो ये लाइन से इतना ज्यादा खींच लेगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन। अब इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इसमें भी नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, लेकिन इन दोनों में जो नेगेटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव की मैग्नीट्यूड है वो सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने बताया था वो किस पर डिपेंड करता है, हाउ द bonding pair of electron is more attracted towards any of these two atoms. I mean to say towards the atoms which having more electron negativity. तो now देखिए this bonding pair of electron is more attracted towards this fluorine atom, or in this molecule this bonding pair of electron is attracted towards this atom, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। तो यहाँ ऐसा कहेंगे कि इसमें जो इसका मैग्नीट्यूड है इससे कम है और इसका मैग्नीट्यूड है वो इससे कम है। इसका मतलब क्या हुआ, यह मॉलिक्यूल लेस पोलर होगा और यह मॉलिक्यूल मोर पोलर होगा। और ऐसे ही मॉलिक्यूल जिसमें कि कोई जिनके बीच में ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और उन दोनों एटम में से एक पार्शियली पॉजिटिव हो जाते हैं दूसरे पार्शियली नेगेटिव हो जाते हैं, ऐसे ही बॉन्ड को पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और ऐसे ही मॉलिक्यूल को जिसमें इस तरह के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसे पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये these are the examples of polar covalent bond, and molecule is called polar covalent molecule. And if we having more than 2 or 3 covalent molecules, if we having more than 2 or 3 covalent molecules and we have to answer which one is more covalent in nature, तो only we have to say कि हमें ये देखना है कि विच वन कौन से मॉलिक्यूल में जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितनी ज़्यादा डिस्प्लेस्ड है, यानी किसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन निगेटिव। आप इसको ऐसे ही पता कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस ही तो पता कर सकते हैं ना। यहाँ डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ डिफरेंस निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा यानी इसमें ज़्यादा डिस्प्लेस्ड होंगे बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दिस वन इज मोर कोवैलेंट देन दिस। तो कोवैलेंट नेचर के बारे में भी देखा जाए यदि हमारे पास ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं जैसे HF, HCl, HBr, HI, तो आप देखिए इसमें डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है यानी दिस वन इज लेस। यहाँ जो ये जो पोलर है ये मोर पोलर होगा, ये लेस इस पोलैरिटी का ऐसा होगा पोलर नेचर। पोलर नेचर का ऑर्डर ये ऐसा है। और कोई भी मॉलिक्यूल जितना ज्यादा पोलराइज्ड होगा उसमें आयनिक नेचर उतनी ज्यादा होंगे ऐसा। तो यदि इसकी आयनिक नेचर पर आप कंसीडर करें आयनिक नेचर तो उसका ऑर्डर भी यही होगा, इधर से इधर जो आयनिक नेचर है वो डिक्रीज करना
ठीक है। और कोवैलेंट नेचर की बात करें, कोवैलेंट नेचर, तो ये इंक्रीज कर रहा इस डायरेक्शन में। अब एक्चुअली में जो मैं थोड़ा सा और भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो 100% कोवैलेंट हो सकते हैं, देखिए जैसे मान लेते हैं हम लोगों ने, अब दूसरा है नॉन पोलर मॉलिक्यूल से, तो पोलर कोवैलेंट होगा। दूसरे नॉन पोलर को देखिए, जैसे नॉन पोलर में H और H ले लीजिए, दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो, इन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम, तो क्या ये जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एकदम, दिस बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइज बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम, राइट। तो जब ये, अब बताइए इन दोनों में से, ये दोनों एटम में से किसी एक पे प्लस किसी एक पे माइनस डेवलप हुआ था, क्यों हुआ था भाई? क्योंकि जो ये दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई का जो सेंटर पॉइंट था उससे किसी एक की ओर ज्यादा डिस्प्लेस था। यहाँ कहीं डिस्प्लेस होगा क्या? कोई बात ही नहीं है, डिस्प्लेस हो नहीं सकता। और जब डिस्प्लेस नहीं होगा तो इन दोनों एटम में से कोई भी ना पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रिक्वायर करेगा और ना पार्शियली नेगेटिव चार्ज रिक्वायर करेगा, और ऐसे ही मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल। और इसमें जो बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, दिस वन इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो इन दिस वे हम लोगों ने ये सीखा कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कब बनते हैं। तो दो सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव विटी वाले एटम्स के बीच में नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, और ये अनसिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स के बीच में पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, राइट। तो आज हम लोगों ने इसको पढ़ा। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में फिर कंटिन्यू करते हैं। तो ओके, थैंक्स टू ऑल।